हेलो दोस्तों, आपके अपने फेवरेट स्मार्ट रेलवे स्टडी यूट्यूब चैनल का आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजभाषा क्विज सीरीज का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम राजभाषा अधिनियम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और अदर फैक्ट्स पर आधारित ऐसे प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि या तो किसी परीक्षा में पूछे गए या पूछे जाने वाले हैं, जिससे कि आपके आने वाली परीक्षा में बहुत मदद होगी। दोस्तों, हम कहते हैं ना कि सूरज बनकर अगर आपको चमकना है तो राहों को खुद रोशन करना होगा। कामयाबी तो खुद आपके कदम चूमेगी दोस्तों, बस आपको अपने इरादों को मजबूत करना होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि दोस्तों आपका यही एक सपोर्ट है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और मिलते हैं पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों, इस सीरीज का पहला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर हमारे सामने जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी और सी। ए ऑप्शन जनवरी 1967, यही इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 सितंबर 1957, यानी कि 16 सितंबर 1957। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो 18वें प्रश्न में पूछा गया है कि राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने पहला आदेश किस वर्ष जारी किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 1960 में राष्ट्रपति ने पहला आदेश जारी किया था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर राजभाषा संबंधी आदेश जारी करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, संसदीय राजभाषा समिति के। दोस्तों, राजभाषा संबंधी कोई भी आदेश जारी जब राष्ट्रपति करता है तो उससे पहले वो संसदीय राजभाषा समिति से एक प्रतिवेदन उसे प्राप्त होता है, उसके आधार पर ही वो आदेश जारी करता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? या इस प्रश्न को इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि राजभाषा की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? Who was the first chairman of committee which was constituted to examine the recommendation of the Commission on Official Language? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, संसद की राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है और इसको आप बिल्कुल याद कर ले कि जो संसद की राजभाषा समिति का अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय गृह मंत्री। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, माननीय होम मिनिस्टर, अब वो इसके अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं? दोस्तों, पिछले प्रश्न में जैसा कि अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि संसद की राजभाषा समिति में जो कुल सदस्य होते हैं वो होते हैं 30, और उसमें से 20 होते हैं लोकसभा के और 10 होते हैं राज्यसभा के। तो कुल जो सदस्य हुए तो वो किस किस के होंगे? लोकसभा और राज्यसभा के। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो होगा करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? जैसा कि हमने पहले ही एक प्रश्न में डिस्कस किया था कि जो राष्ट्रपति होता है वो किसके आदेश पर राजभाषा से संबंधित
कोई भी आदेश जारी करता है तो वो करता है संसदीय राजभाषा समिति के आधार पर। तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रतिवेदन देगी तो वो राजभाषा समिति वो देगी राष्ट्रपति को। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। संसद की राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां होती है? दोस्तों संसद की राजभाषा समिति की 3 उप समितियां होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि राजभाषा से संबंधित आदेश राष्ट्रपति किस के प्रतिवेदन के आधार पर जारी कर राष्ट्रपति। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर राजभाषा संबंधित आदेश जारी करता है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि संसदीय राजभाषा समिति है, उसके आधार पर राष्ट्रपति ये आदेश जारी करता है। और दोस्तों इस प्रश्न नंबर 26 इसमें पूछा गया है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 4 की 3 के अंतर्गत संसद की राजभाषा समिति की रिपोर्ट संसद के किस सदन के समक्ष रखी जा सकती है। जैसा कि दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं कि संसद की राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य इसमें रहते हैं। तो हम किसी भी दोनों सदनों में के समक्ष इसको रखा जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। संसद की राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति है जो रक्षा मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो ये होती है दोस्तों पहली उप समिति। हमने जैसा कि पढ़ा कि राजभाषा समिति की कुल कितनी उप समितियां होती है, तो उसका करेक्ट आंसर था 3। तो उसी में से ये पहली समिति है जो रक्षा मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि संसद की राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति है जो रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दूसरी उप समिति। दोस्तों पहली उप समिति रक्षा मंत्रालय के कार्यों को देखती है, दूसरी उप समिति है जो रेल मंत्रालय के कार्यों को देखती है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की 3 के तहत दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं या द्विभाषी रूप में जारी किए जाए। तो इस पर जो भी अधिकारी या जो भी व्यक्ति इस पर साइन करता है वही उसके लिए जिम्मेदार है कि जो राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के तहत जो भी दस्तावेज जारी किए हैं वो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए हैं या नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति या अधिकारी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 इसमें प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था पूछा गया। तो प्रथम जो राजभाषा आयोग है वो 7 जून 1955 को गठित हुआ था। यह प्रश्न एडीएमई की एग्जाम में पूछा गया था और उसमें कंफ्यूजन इस तरीके से किया गया था कि उसमें 5 जून, 6 जून, 8 जून और नन ऑप्शन दिया गया था, लेकिन 7 जून उसमें ऑप्शन नहीं था। तो अधिकतर ने जो क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट गलत किया था, क्योंकि यहाँ पे जो 7 जून है इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे इस प्रश्न में पूछा गया है। तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे बाल गंगाधर खैर और इनके जो शॉर्ट में कहते हैं बीजी खैर। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था?
हमने अभी पिछले प्रश्न पढ़ा है कि राजभाषा आयोग है, उसका गठन कब हुआ था? 7 जून 1955। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री बाल गंगाधर खैर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस पहले हमने जो पढ़ा था वो था कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 7 जून 1955 को। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ था? वो गठन हुआ था जून 1975 को। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों संसद की समिति का पुनर्गठन कब हुआ था? तो जो हमारा राजभाषा अधिनियम 1970 राजभाषा अधिनियम हमारा जब पारित हुआ था तो उसी के साथ साथ इसका पुनर्गठन भी किया गया था। तो संसदीय समिति का पुनर्गठन हुआ था 1976 को। दोस्तों प्रश्न नंबर 34, संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए किस प्रकार के अंकों का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप। दोस्तों इसको आप रोमन अंक मत करिए ना, क्योंकि बहुत बार ये गलती होती है कि हम रोमन अंक उसको हिंदी जहाँ भी आती है हम उसको रोमन अंक मान के वहाँ पे गलती कर देते हैं। लेकिन हमको इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप, यही हमको करेक्ट आंसर देना है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये अगला प्रश्न, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? आप अब ये 3 प्रश्न जो लगातार आने वाले, बिल्कुल इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो उसको यही क्लियर कर लेना, क्योंकि ये तीनों ही प्रश्न ऐसे हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी। और केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे माननीय श्री गृह मंत्री जी। तो पहले प्रश्न में हमने देखा केंद्रीय समिति के अध्यक्ष कौन है? हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। और केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपके क्लियर हो गए, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संदर्भ में। अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री, और अगर उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा गृह मंत्री। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेलवे मिनिस्टर। आपको इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, अध्यक्ष ऑफ रेलवे बोर्ड, इसका हिंदी समिति से कहीं कोई लेना देना नहीं होता है। और वित्त आयोग ये अकाउंट्स की जितनी भी चीजें होती हैं वो देखता है। और जो मेंबर ऑफ पर्सनल, जो कार्मिक विभाग है पर्सनल, ये भी इसका सदस्य नहीं होता, क्योंकि ये मेंबर ऑफ पर्सनल है। तो हम जब PNM DRUCC जहाँ तब पढ़ते हैं तब इसका कहीं रोल आता है, लेकिन इसका हिंदी में कहीं भी कोई रोल नहीं आता है। तो दोस्तों रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष होगा वो होगा रेलवे मंत्री। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर कहीं भी कोई हिंदी समिति हो और उसमें रेलवे आगे लगा हो तो रेलवे मतलब रेल मंत्री। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। 3 प्रश्न लगातार अभी हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न था कि जो हमारी केंद्रीय हिंदी समिति है उसके अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होंगे, केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष हैं वो हमारे गृह मंत्री होंगे, और जो एक प्रश्न पूछा गया कि रेलवे हिंदी सलाहकार समिति है, समिति के अध्यक्ष वो हमारे रेल मंत्री होंगे। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे जो मुख्य राजभाषा अधिकारी होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य राजभाषा अधिकारी होता है उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। हर 1 वर्ष में एक नया मुख्य राजभाषा अधिकारी चुना जाता है। दोस्तों
इस प्रश्न में पूछा गया है कि राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया था। ये भी बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये केवल एक लाइन लिखी हुई आपको मिलती है कि राजभाषा संकल्प 1968 में पारित किया गया। लेकिन यहाँ पे आपको इसकी डेट भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये प्रश्न 2 बार डेट के साथ पूछा गया है। तो जो इसकी डेट है 18 जनवरी 1968, ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए। तो दोस्तों बढ़ते हैं, इसी सीरीज के अंत में हम पहुंच गए हैं और हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना और 1963 अधिनियम से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे और कुछ फैक्ट जो समितियों के अध्यक्ष से रिलेटेड है उसके बारे में हमने जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और अगले वीडियो में मिलते हैं जल्द ही, जिससे कि आपकी हमारी ये प्रश्नों की जो सीरीज है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सीरीज LHB को, जो कि जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना जरूर, जिससे कि ये वीडियो उन प्रतियोगी छात्रों के पास पहुंच जाए जिसकी इसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो मेरा उद्देश्य है। थैंक यू।